मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of environment, ecology and biodiversity, we will discuss it about प्रवाल भित्ति, प्रवालों के विकास में बाधक तत्व, प्रवाल और उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा की। आज बिना समय गवाए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कोरल ब्लीचिंग, जीवित प्रणाली के प्रवालों के शरीर के बाह्य या ऊपरी सतह भाग में एक कोश की हरे रंग का जुक्सान्थाइल शैवाल पाया जाता है। ये शैवाल प्रवालों का मुख्य भोजन है। प्रवाल के भोजन के 60% भाग की पूर्ति करता है। शेष 40% भोजन की व्यवस्था प्रवाल छोटे छोटे जंतु प्लैंकटन का शिकार करके करते हैं। पौधों का हरा भाग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और शैवाल हरे रंग के होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागरी जल का तापमान बढ़ने पर शैवाल का विरंजन, जैसे कि विरंजन का मतलब होता है हरे रंग से श्वेत रंग में बदल जाने से, विरंजन का मतलब रंग का परिवर्तन, इससे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन के अभाव में प्रवाल मर जाते हैं। और शैवालों के निकल जाने या नष्ट हो जाने से प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। कोरल ब्लीचिंग। नाउ द रीज़न ऑफ कोरल ब्लीचिंग: भूमंडलीय ताप वृद्धि, सागरीय प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्यन, समुद्री वनों का विनाश, आर्द्र भूमियों का भराव, प्रवाल शैलों का खनन, प्रवृत्ति की दुर्लभ प्रजातियों का संग्रह, सागरीय अम्लीकरण, तलछट या अवसादों में वृद्धि और परमाणु परीक्षण। विश्व के 58% से अधिक प्रवाल वर्तमान में संकटापन्न स्थिति में है और इस संकट के प्रमुख कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के हैं। सन 1997-98 में महासागरीय जल के औसत तापमान में 2 सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर 60 से ज़्यादा देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में प्रवाल विरंजन की घटना घटित होने से प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हुई, जिससे प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सन 1998 में केन्या तट के समीप और हिंद महासागर के द्वीपों अंडमान निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप के 70% से अधिक प्रवाल नष्ट हो गए थे। और इसी वर्ष एल नीनो घटना भी बहुत प्रभावी थी, जिससे सागरी जल का तापमान बढ़ा था। हिंद महासागर के प्रवालों पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा था। केन्या, मालदीव के 70% से अधिक प्रवाल नष्ट हो गए थे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक प्रभावित महासागर हिंद महासागर था। ग्रेट बैरियर रीफ 2900 से अधिक प्रवाल भित्तियों से बनी है कि 90% से अधिक भाग प्रवाल विरंजन की समस्या से प्रभावित है। कोरल रीफ समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों को चक्रवाती तूफान से बचाता है। ये एक प्राकृतिक तरंग अवरोधक की तरह कार्य करता है, अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। $400 बिलियन से अधिक की आर्थिक आय लोगों को प्रदान करता है। और समुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति माने जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवालों की मृत्यु होने से प्याश्रित अनेक जीव जंतु का जीवन खतरे में पड़ जाता है और पारितंत्र असंतुलित हो जाते हैं। नाउ द वेटलैंड इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेटलैंड इकोसिस्टम। आर्द्र भूमियाँ दलदली और जल वाले क्षेत्र हैं, जहाँ साल भर या साल कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ जल, मीठा या खारे पानी वाला समुद्री या गैर समुद्री जल जमा हो जाता है। इनकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक नहीं होती है और ये पृथ्वी के समस्त भूभाग के 5 से 6% हिस्से में पाए जाते हैं। आर्द्र भूमियों को गहरे जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कह सकते हैं। नम भूमि का क्षेत्र स्थायी नहीं होता है। नहरों, कृत्रिम झीलों, बांध आदि के निर्माण से नम भूमि क्षेत्र बन जाते हैं और आर्द्र भूमियों का हो सकती है या तटीय हो सकती है।
अंतःस्थलीय भी हो सकती हैं ये और तटीय भी हो सकती हैं आर्द्र भूमियाँ। कैसे पहचानेंगे कि आर्द्र भूमि है? हाउ टू रिकॉग्नाइज वेटलैंड्स? जब कोई क्षेत्र स्थायी या समय समय पर जलमग्न रहता है। दूसरा पॉइंट, जब कोई क्षेत्र हाइड्रिक जल में पैदा होने वाली वनस्पतियों को बढ़ाने में मददगार होता है। तीसरा पॉइंट, जब किसी क्षेत्र में हाइड्रिक मिट्टी के लंबे समय तक संकुचित रहने से ऊपरी परत निक्षेपित हो जाती है। इन मानदंडों पर रामसर सम्मेलन में इन क्षेत्रों को वेटलैंड माना गया, जैसे कि दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भराव वाले क्षेत्र, शुष्क प्रदेश, समुद्री तटबंधी क्षेत्र, 6 मीटर से कम ज्वार वाले क्षेत्र। ऐसे जलार्द्र या जलमग्न भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, जिसमें संकटग्रस्त और विरल जीव जातियों का प्राकृतिक निवास स्थान हो और 20,000 या उससे ज़्यादा पक्षी उसमें वास करने के लिए आते हो। टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स दैट अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, इसमें झील, तालाब, दलदली जलाशय, गोकुर झील, क्रीक, अनूप और कच्छ, ये अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों में होती है। दूसरी हैं तटीय आर्द्र भूमियाँ, मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, जलीय कृषि, लैगून, खाड़ी, जलडमरू मध्य। नाउ द थर्ड वन, मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ, एक्वाकल्चर, तालाब, नहरें, इसी प्रकार से। रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन। ईरान कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित रामसर शहर 2 फरवरी 1971 को नम भूमियों पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें रामसर आर्द्र भूमि संधि अस्तित्व में आ गई और इस पर 127 देशों ने हस्ताक्षर किया। अपने अपने देश में नम भूमियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता जताई और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, मनाया जाता है। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। 1997 से इसे हर वर्ष मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन के पक्षकार देशों के प्रमुख दायित्व हैं कि आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना, सीमित क्षेत्र, 2 या 2 से अधिक क्षेत्र की सीमाओं पर अवस्थित आर्द्र भूमियों, साझा पानी व्यवस्थाओं आदि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यथासंभव आर्द्र भूमियों का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानी भरे उपयोग को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमि रिजर्व बनाना। नाउ द रामसर आर्द्र भूमि संधि विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए संधि की गई है। इन स्थलों का संरक्षण कैसे किया जाए और सभी स्थानों का पारितंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग की भी अनुमति दी जाए। भारत में रामसर संधि के भी पक्षकार है और 1 फरवरी 1982 को इस संधि में शामिल हो गया। बाद में रामसर आर्द्र भूमि 1 फरवरी 1982 से प्रभावी हो गई। इसी के साथ साथ 6 आर्द्र भूमियाँ वेटलैंड के रूप में चयनित हैं। चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, हरिके बांध, लोकटक झील, बुलर झील, सांबर झील, आगे और भी शामिल की गई हैं और इनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 69.22% आंतरिक आर्द्र भूमि, 27.13% तटीय आर्द्र भूमि, 3.64% सूक्ष्म आर्द्र भूमि और भारत में आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। भारत के अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि कुल क्षेत्रफल तटीय आर्द्र भूमि कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है और भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि गुजरात में स्थित है। अब हम चर्चा कर लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूचियों पर ऐसे आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन आया और आने वाला है या आने की संभावना है। तो इस रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना या हटाना उस क्षेत्र के पार्टीज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। COP
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को रामसर सूची के एक भाग के रूप में मेंटेन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने का अभिप्राय है कि मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत का सबसे पहला स्थल राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो 4 अगस्त 1990 को पानी की कमी और चारागाह की कमी के कारण शामिल हुआ और आज तक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल ही है। इसी के साथ ही साथ 16 जून 1993 में उड़ीसा के चिल्का झील और मणिपुर की लोकटक झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सरकारी प्रयास से 2002 तक चिल्का झील पर उत्पन्न पारिस्थितिकी संकट का समाधान हो जाने पर उसको 11 नवंबर 2002 को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची से बाहर निकाल दिया गया, चिल्का झील को, जबकि लोकटक झील अभी भी इस सूची में है। अभी भारत की 2 आर्द्र भूमियाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील को भी शामिल किया गया है और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम NWCP 1985-86 में शुरू किया गया। इसे फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के साथ मिलाकर राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। इस योजना में झीलों आर्द्र भूमियों दोनों का संरक्षण होता है। NPCA योजना में आने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 70 संबंधित 30 में होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में यह अनुपात 90 संबंधित 10 और वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन सलीम अली पक्षी और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर समय समय पर पक्षियों और वन भूमियों पर अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है। बम्बई स्थित बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक संस्था इस प्रकार की दूसरी संस्थाओं में नामित है और भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लगभग अभी तक मैं बता रहा हूँ आपको तो सर्वाधिक नम भूमियाँ हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 16 और आपको मैं इनकी लिस्ट बताता हूँ। कोलेरू आंध्र प्रदेश, डीपर भील असम, उपर्द भील असम, सोनभील असम, कांवर, बरीला, कुशेश्वर स्थान बिहार में और नल सरोवर, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ, थौल पक्षी अभ्यारण्य, खिजदिया पक्षी अभ्यारण्य, पेरियज, बदवाना, ननिका क्रड, ये सब गुजरात में, सुल्तानपुर, भिंडवास ये हरियाणा में, रेणुका, पोंगबान, चंद्रताल, रेवालसर, खज्जियर ये हिमाचल प्रदेश में, वूलर, तसोमोरारी, होकेरसर, रंजीत सागर, मानसर, सुरेंसर, पैगोंगसर, तिसगुल, तसो, मिरगुंड, सालभूग, चोसोल और हानली, हैगाम, घराना ये सभी जम्मू कश्मीर में के साथ ही साथ उधवा, तिलैया बांध ये झारखंड में, हेटकल और घाट प्रभा, हगरी, रंगनथिट्टू, केजी कोप्पा, बोनल, गुडाबी पक्षी अभयारण्य, मगधी ये सब कर्नाटक में, अष्टमुड़ी, सास्थामकोट्टा, कोट्टुलिली, बेम्बानतकोल, कांदुलंदी ये सब केरल में। इसी के साथ ही साथ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, बरना, यशवंत सागर, केन नदी आर्द्र भूमि, घाटी घाव, रातापानी, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सख्या सागर और इसी के साथ ही साथ गोविंद सागर, सिरपुर, दिहला और देनवा तवा ये सभी मध्य प्रदेश में और इसी के साथ साथ जायकावाड़ी, नालगंगा, नमभूमि और उजनी महाराष्ट्र में, लोकटक मणिपुर में, उमियाम झील मेघालय में और तमदिल और पलक मिजोरम में, चिल्का, कौनरिया नमभूमि, कंजिया नमभूमि, दहा नमभूमि, अनुसुपा ये सब उड़ीसा में, हरिके, रोपण, नांगल, कंजली ये पंजाब में, सांभर राजस्थान में, खेचुपेरी पवित्र झील, फैंडैंग नमभूमि, गुरदोकसर, गुरदोकमर, टैमजे, तसमगो नमभूमि, टेम्बाओ नमभूमि ये सब सिक्किम में। इसी के साथ ही साथ पॉइंट कैलीमर, कलीवेली, पलाई करनी तमिलनाडु में,
रुद्रसागर गोमती रिजर्वियर त्रिपुरा में, नवाबगंज, सांडी, लाख बहोसी, समसपुर, नगरिया, कीठम, सेखा, इसी के साथ ही साथ समान पच्चे बैरन, सरसई नावर, सिमराई, चंदोताल, ताल बघेल, ताल गंभीरवन, ताल सलोना, पटना पच्चे बैरन आदि जलजीव झील, ये सभी उत्तर प्रदेश में, बाणगंगा, झीलमिल ताल और आसन ये उत्तराखंड में, पूर्वी कोलकाता नमभूमि, सुंदरवन, ईरान बील, रसिक बील, संतरागाछी ये पश्चिम बंगाल में, सुखना चंडीगढ़ में और आउट स्टेरी झील पुदुचेरी में और भी जुड़े हुए हैं। आगे मैं आपको और भी अपडेट करता रहूँगा। इसके साथ ही साथ आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई। अब हम जान लेते हैं कि वेटलैंड्स के इम्पोर्टेंस क्या है। जैव विविधता के संरक्षण और विभिन्न जीव जंतु के पोषण प्रजनन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ, सुरक्षित आवास प्रदान करना, ये जल पक्षियों की शरण स्थली, जीव जंतुओं के लिए पेयजल की स्रोत है। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण के संतुलन में सहायक, यह ऑक्सीजन की अच्छी स्रोत होने के साथ ही साथ तापमान को संतुलित रखती है। वेटलैंड्स आर्द्र भूमियाँ अनेक जलीय स्थलीय जीवों की आवास स्थल होती है। इनकी पारिस्थितिकी उत्पादकता और जैव विविधता झील की अपेक्षा अधिक होती है। आर्द्र भूमियाँ अवसादों को रोककर नदियों में गाद के जमाव को रोकती है। आर्द्र भूमियों में उगने वाले जलीय पौधे नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, मैंग्रोफाइट कहलाते हैं। ये आर्द्र भूमियाँ अवसादों को रोककर नदियों में गाद के जमाव को रोकती है और आर्द्र भूमियों में उगने वाले जलीय पौधे जो नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, इनको मैंग्रोफाइट कहते हैं। व्हाट इज़ मैंग्रोफाइट? आर्द्र भूमियों में उगने वाले जलीय पौधे जो नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। आर्द्र भूमियाँ पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती हैं। आर्द्र भूमियों से होकर बहने वाले जल से अशुद्धियाँ और अन्य प्रदूषक कीचड़ में ही फंसकर रह जाते हैं और आर्द्र भूमियाँ जल को प्राकृतिक रूप में स्वतः शुद्ध कर लेती हैं। इसीलिए आर्द्र भूमियों को प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है। नाउ रामसर संधि के तहत शामिल वेटलैंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स, चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, बुलर झील जम्मू कश्मीर, हरिकेन नमभूमि वेटलैंड क्षेत्र पंजाब, लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, भोज नमभूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश, दीपोर बील असम, अष्टमुडी झील केरल, भीतर कनका मैंग्रोव उड़ीसा, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु, पोंगबान झील हिमाचल प्रदेश, बेम्बानाथ कोट वेटलैंड केरल, सस्थम कोट्टा केरल, छोमोरारी तसोमोरारी जम्मू कश्मीर, कंजली पंजाब, रोपड़ झील पंजाब, अपर गंगा नदी उत्तर प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, होकेरसर जम्मू कश्मीर, सोरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश और नल सरोवर पश्चिम बैरन गुजरात। और भी आगे अपडेट होगी तो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। इसी के साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाया रामसर कन्वेंशन के बारे में, रामसर के स्थल, वेटलैंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेटलैंड्स। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के तहत बहुत ही रोचक लेक्चर था आज वेटलैंड्स पे। वेटलैंड्स में मैंने आपको भारतीय वेटलैंड्स के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल रामसर संधि के तहत वेटलैंड्स के बारे में बताया, वेटलैंड्स के महत्व को समझाया। वेटलैंड से ऑक्सीजन हमें मिलती है, वेटलैंड से दूषित जल को छान कर नीचे कर लिया जाता है और शुद्ध जल की प्राप्ति होती है हमको उससे। इसके साथ ही साथ कई फ़ायदे हैं, मैनी मेरिट्स ऑफ वेटलैंड्स। एंड नाउ the important PDF link is attached in video description link. Now you will get and benefited by my PDF lectures. And like, subscribe and press the bell icon of Comteria. When you press the bell icon, a short notification is sent to you when I uploaded the lectures on Comteria. So please watch Comteria, feel Comteria एंड सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉमटेरिया का उद्देश्य है पढ़ते रहें, बढ़ते रहें,
कामटेरिया बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। धन्यवाद।